अब हम पढ़ने वाले हैं PDE5 इनहिबिटर्स के बारे में। PDE5 इनहिबिटर्स को पढ़ने से पहले हमें उनका काम समझना होगा। PDE5 होता क्या है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो इरेक्शन होता है। तो वो इरेक्शन होता कैसे है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन से फिर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है वो बेसिकली हम बात करें तो दो सोर्सेज से आता है। एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरा होता है एंडोथीलियम। तो ये दो जगह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इरेक्शन में? तो अगर हम देखें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है, जैसे ये सेल है और ये सेल जो रहता है पेनाइल का जो आर्टीरियल मसल होता है वो उसका सेल है। तो यूजुअली ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहेगा इस सेल के अंदर जाकर के काम करता है गोनाइल साइक्लेज पे। तो एक एंजाइम होता है गोनाइल साइक्लेज। तो ये गोनाइल साइक्लेज का काम क्या रहता है? ये जो हम जानते हैं कि इरेक्शन के लिए किस चीज़ की जरूरत है, साइक्लिक जीएमपी। तो वो बनता कैसे है? वो बनता है जीटीपी से। अब जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करने का काम होता है गोनाइल साइक्लेज का। और इससे फिर क्या होगा, ये क्या करेगा जिसकी वजह से इरेक्शन होता है? तो ये बेसिकली साइक्लिक जीएमपी जो रहता है फॉस्फोकाइनेज जी जो रहता है उस पर काम करता है। और ये फॉस्फोकाइनेज जी का क्या काम होता है? ये जो रहता है प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा, और प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराने से क्या होगा, कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। और कैल्शियम कंसंट्रेशन कम कैसे होता है? कैल्शियम जो है सेल के बाहर चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है। तो इस तरीके से इरेक्शन की पूरी फिजियोलॉजी है। फिर अब साइक्लिक जीएमपी जब तक रहेगा तब तक इरेक्शन रहेगा। अब क्या होता है कि साइक्लिक जीएमपी जो रहता है उसका ब्रेक डाउन होता है, और साइक्लिक जीएमपी जो रहता है वो 5 प्राइम जीएमपी पे टूट जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको जो रहता है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर ब्लॉक करते हैं। तो ये जो रहता है बेसिकली रेगुलेट किससे होता है, PDE5 से। और PDE5 पे ही जो रहता है, जो हम ड्रग जिसका डिस्कस करने वाले हैं वो ब्लॉक करता है PDE5 इनहिबिटर्स, जिसमें कि 3 जो मेन ड्रग हैं वो आती हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले ड्रग होती है वो होती है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल जो रहता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है, और इसको वियाग्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है टाडालाफिल, और तीसरी जो ड्रग है अभी रिसेंटली बनी है अवानाफिल। और भी ड्रग्स होती हैं बट मेन ये 3 जो देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो वियाग्रा के नाम से सिल्डेनाफिल, जबकि टाडालाफिल जो रहता है सियालिस के नाम से मिलता है। तो अब बात करें कि इंडिकेशन क्या होता है, तो हम इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में करेंगे, ईडी में। तो ईडी तो एक कॉमन इंडिकेशन हो गया, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फिर सिल्डेनाफिल का कुछ और भी यूज़ होता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जब होता है तो हम उसमें सिल्डेनाफिल का यूज़ करते हैं, जबकि टाडालाफिल का यूज़ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी करते हैं और साथ में बीपीएच में भी करते हैं, जिसमें हम लोग लो डोज यूजुअली 5 mg डेली यूज़ करते हैं। और अवानाफिल जो रहता है सिर्फ ईडी में यूज़ करते हैं। तो ईडी में ही अवानाफिल का यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो जब हम सिल्डेनाफिल लेते हैं तो यूजुअली जो रहता है 30 से 60 मिनट लगता है इसको काम करने में। तो अगर हम ऑनसेट बोले कि कितनी देर में अगर काम करेगा, तो सिल्डेनाफिल 30 से 60 मिनट लगता है काम करने में। और अगर हम बात करें टाडालाफिल, तो टाडालाफिल को 30 मिनट लगता है। तो सिल्डेनाफिल ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है उसको काम करने में, और टाडालाफिल जो है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट्स के अंदर ही होता है, जबकि अवानाफिल जो रहता है 15 मिनट्स में काम करता है, काफ़ी तेज़ी से काम करता है। और दूसरा चीज़ अगर हम बात करें तो फूड की, अगर हम सिल्डेना फूड जो है उसको अगर खाने के साथ लेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो हाई फैट मील जो रहता है उसको अवॉइड
करना चाहिए इन केस ऑफ सिल्डेनाफिल। और टाडालाफिल जो रहता है उस पे फूड पे मिनिमल इफेक्ट होता है और अवानाफिल का भी मिनिमम इफेक्ट होता है। तो ये रहा ऑनसेट की बात कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें पीक इफेक्ट आने में कितना टाइम लगता है। ऑनसेट तो मतलब शुरू हो गया, लेकिन पीक आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यूजुअली जो अगर पीक इफेक्ट की बात करें तो 1 घंटा लगता है इसको, 30 to 60 मिनट शुरू हो जाएगा एक्शन, और ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लगता है इसका पीक इफेक्ट आने में सिल्डेनाफिल का। जबकि टाडालाफिल की बात करें तो उसको भी 2 ही घंटा लगता है। और अवानाफिल बहुत ही अच्छी ड्रग होती है, ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट में उसका मैक्सिमम एक्शन हम देख सकते हैं। तो यूजुअली अगर सिलेनाफिल लेते हैं तो यूजुअली जब सेक्सुअल एक्टिविटी करना रहता है तो उसके 1 घंटा पहले लेते हैं, और 1 घंटा पहले लेते हैं, और हमें हाई फैट मील अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा बटरी खाना नहीं खाना होता है। फिर थोड़ी देर आधे घंटा फोर प्ले करने के बाद उसका जो रहता है ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 से 2 घंटा लगता है पीक एक्शन आने में। तो फिर उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आता है। फिर जो अगर हम अगला बात करें तो कितनी देर तक रहता है उसका इफेक्ट, ये तो पीक हो गया। अब ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट की बात करें कि उसका असर कितनी देर तक रहेगा। अब किसी ने सिल्डेनाफिल लिया तो उसका असर ऑलमोस्ट 6 घंटे तक रहता है। जबकि अगर टाडालाफिल की बात करें तो टाडालाफिल जो रहता है उसका 36 आवर्स तक इफेक्ट रहता है। इसलिए इसको वीकेंड पिल पे बोलते हैं कि आपने फ्राइडे को लिया, सैटरडे संडे तक आपका काम चलता रहेगा एक ही टैबलेट से। तो वीकेंड पिल बोलते हैं टाडालाफिल को। जबकि अवानाफिल भी 6 घंटे काम करता है। अब अगर हम बात करें कि डेली डोजिंग की रोज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर यूज होता है वो ऑन डिमांड यूज करते हैं, डेली डोजिंग नहीं यूज करते हैं। तो अगर सिल्डेनाफिल की बात करें तो इसमें कोई डेली डोजिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। इसको जब सेक्सुअल एक्टिविटी करना रहता है उसके जस्ट पहले 1 घंटा पहले लेना रहता है। अगर हम टाडालाफिल की बात करें तो इसमें रहता है 2.5 से लेके 5 मिलीग्राम तक, और इसको हम बीपीएच के साथ साथ ईडी दोनों में यूज कर सकते हैं, डेली डोजिंग वाला जो रहता है। अगर हम बात करें अवानाफिल तो अवानाफिल में भी कोई डेली डोजिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रीनल क्लियरेंस की क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें सिल्डेनाफिल का तो 80% जो ड्रग रहती है वो किडनी से क्लियर होती है। तो 80% जो रहता है किडनी से क्लियर होती है, जबकि टाडालाफिल जो रहता है 70% क्लियर होती है। प्लस जो बचा हुआ रहता है वो लिवर से क्लियर होती है। तो टाडालाफिल जो रहता है हेपेटिक क्लियरेंस और रीनल क्लियरेंस दोनों होता है, जबकि अवानाफिल जो रहता है मेनली हेपेटिक क्लियरेंस होता है। तो ये मेनली हेपेटिक क्लियरेंस होता है, रीनल बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट मिनिमल होता है। तो अगर हमने क्लियरेंस की बात किया तो मेनली रीनल कौन सी हो गई, सिल्डेनाफिल। मेनली हेपेटिक कौन सी हो गई, अवानाफिल। और दोनों कौन सी रहती है, दोनों की बात करें तो टाडालाफिल। अब आगे बात करते हैं फूड। तो फूड हमने जो था देख लिया कि अगर हम हाई फैट मील लेंगे तो सिल्डेनाफिल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो हाई फैट मील जो रहता है हमें अवॉइड करना चाहिए। जबकि टाडालाफिल के केस में और अवानाफिल के केस में हम फूड ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रहता है इम्पैक्ट मिनिमल रहता है। फिर जो अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर जो भी ईडी के पेशेंट्स होते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए भी ड्रग ले रहे हैं, तो यूजुअली जो रहता है ज्यादातर लोग हर चीज सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले अच्छा फूड और अल्कोहल ये सब प्रेफर करते हैं। तो अल्कोहल इंटरेक्शन जाना जरूरी होता है। तो अगर सिल्डेनाफिल किसी कोई पेशेंट है अल्कोहल लिया है और उसके बाद उसने सिल्डेनाफिल ले लिया तो उसका बीपी तुरंत गिर जाता है, उसको चक्कर आ सकता है। तो क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसलिए ऐसे केस में सिल्डेनाफिल अवॉइड करना चाहिए। टाडालाफिल में भी ये दिक्कत रहता है, बट थोड़ा बहुत अल्कोहल ले सकते हैं, तो इसमें मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल ले सकते हैं। जबकि सिल्डेनाफिल में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम बात करें अवानाफिल तो अवानाफिल में भी मॉडरेट अल्कोहल ले सकते हैं। इसमें जो रहता है सबसे मिनिमल इफेक्ट रहता है अल्कोहल का। अगर हम बात करें तो फिर अब देख रहे हैं हर एक का एक अपना फंक्शन है, तो किसके लिए बनाया गया है, स्पेशल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिल्डेनाफिल जो रहता है
अगर कोई पेशेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, तो उसमें जो रहता है हमें सिल्डेनाफिल का यूज नहीं करना चाहिए या बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो रेटिनाइट ये क्योंकि सिल्डेनाफिल जो रहता है विजुअल डिस्टर्बेंस कराता है, क्योंकि ये PDE6 इनहिबिटर भी होता है। तो क्या करता है, PDE6 इनहिबिटर होता है, इस वजह से क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस। तो विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, तो इस वजह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट में हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। और दूसरा जो रहता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो रहता है, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो रहता है पेशेंट, उनमें हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें टडालाफिल ऐसे पेशेंट्स में यूज करना चाहिए जिनको डेली डोजिंग की जरूरत है या वीकेंड पिल की जरूरत है। तो डेली डोजिंग जो रहता है BPH विथ ED वाले पेशेंट में होता है, तो ऐसे में टडालाफिल बहुत ही अच्छे ड्रग होता है। जबकि अवानाफिल की बात करें तो ओल्ड जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो रहता है तुरंत आता है और ज्यादा देर नहीं रहता है, तो इस वजह से साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। बाकी ये जो दोनों ड्रग होते हैं टडालाफिल अवानाफिल, ये PDE6 पे काम नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल होता है। जबकि ये सिल्डेनाफिल काम करता है, PDE6 इनहिबिशन कराता है। फिर अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। इससे पहले हमने डोज डिस्कस किया था कि इसका जो रहता है लेने के बाद ऑलमोस्ट 6 घंटे तक यूज करते हैं, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, 5 आवर्स। सिल्डेनाफिल 5 घंटे रहता है, जबकि अगर हम टडालाफिल की बात करें तो 17.5 घंटे रहता है। हाफ लाइफ 17.5 घंटे होता है, इसलिए इसको वीकेंड पिल भी बोलते हैं। और अवानाफिल का भी 5 घंटे ही रहता है, इसलिए इसको 6 घंटे में हमें इसका इफेक्ट रहता है, फिर रिपीट करना पड़ता है। अगर हम बात करें डोजिंग का कि कौन कौन सी डोजिंग अवेलेबल है सिल्डेनाफिल में, तो हम लोग जो यूज करते हैं 25 mg का यूज कर सकते हैं, 50 mg का यूज कर सकते हैं और 100 mg का यूज कर सकते हैं। इसका यूज बेसिकली होता है ऑन डिमांड, हम लोग डेली नहीं यूज करते हैं। तो ये सारी जो ड्रग डोज है वो ऑन डिमांड है। अगर हम बात करें टडालाफिल, तो उसका 2.5 mg और 5 mg दो डोज होते हैं जिसको हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। जबकि 10 mg और 20 mg ये जो दो होते हैं इसको हम लोग ऑन डिमांड यूज करते हैं। तो ये जो रहता है टडालाफिल में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें अवानाफिल, तो अवानाफिल का जो रहता है डोज 50 mg होता है, 100 mg होता है और 200 mg होता है। और ये भी जो रहता है ऑन डिमांड यूज करते हैं, ऑन डिमांड। फिर अब बात करते हैं कॉस्ट की, क्योंकि सिल्डेनाफिल जो है काफी पहले से बना हुआ ड्रग है, वियाग्रा बहुत पुरानी ड्रग है, तो इस वजह से ये चीप होता है, काफी चीप होता है, इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। टडालाफिल जो रहता है वो सिल्डेनाफिल से थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। और अगर हम बात करें अवानाफिल, तो ये जो है अभी नया ड्रग है, इसके बहुत ज्यादा जेनेरिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये सबसे कॉस्टली ड्रग है इन तीनों में। फिर अगर हम बात करें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ रहे थे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, तो ये बेसिकली जो रहता है कैटेगरी B में आती है। सिल्डेनाफिल जो रहता है कैटेगरी B में है और टडालाफिल भी कैटेगरी B ड्रग है ये। और अवानाफिल पे तो अभी कोई स्टडी भी नहीं हुई है। तो ये जो रहता है ये प्रेगनेंसी का रहता है। ओवरऑल जो रहता है ये जो रहता है हमने देखा PDE5 इनहिबिटर्स, और PDE5 इनहिबिटर्स जो रहते हैं बेसिकली 3 रहते हैं, वो रहता है सिल्डेनाफिल, टडालाफिल और अवानाफिल। वार्डेनाफिल भी होता है बट उसको वो ऑलमोस्ट अवानाफिल की तरह ही होता है, बेसिकली ये 3 यूज करते हैं।